आज जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिजिक्स का चैप्टर है। तो पहले देखते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अ मटेरियल। एक मटेरियल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले तो आते हैं भाई न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में क्या होते हैं, आपके न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ठीक है। उसके बाद आपके इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इन न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, या एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियन के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। और दो एटम के बीच में फोर्स की वजह से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनता है। और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं उसकी वजह से कोई स्ट्रक्चर बनता है किसी भी मटेरियल का। अब दो एटम्स के बीच में किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम एक पोटेंशियल एनर्जी और आर का कर्व बनाए तो ये देखेंगे कि आर टेंड्स टू जब इंफिनिटी होगा तब ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो माइनस डी यू बाई डी आर अगर आप देखोगे जहां पे जीरो हो रहा है, ठीक है, आर नॉट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे फोर्स जीरो होता है। इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। तो इसके इस तरफ आपकी पोटेंशियल एनर्जी अगेन बढ़ रही है, इस तरफ भी बढ़ रही है, लेकिन इसके इस तरफ आने पर घट रही है और इसके इधर जाने पे बढ़ रही है। तो अगर इस तरफ जाओगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, इस तरफ जाओगे तो रिपल्सिव फोर्सेस है। एक बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, कंप्लीट ट्रांसफर होगा। तो एक आपका पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेगा, एक आपका नेगेटिवली चार्ज आयन बनेगा। तो इसका एक एग्जांपल है NaCl है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, उसमें सोडियम से कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है क्लोरीन के ऊपर। कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। जैसे क्लोरीन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, या HCl के बीच में, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड के अंदर आपके जो एटम होते हैं या आयंस होते हैं वो लेटाइस पॉइंट्स पे होते हैं। थोड़ा सा भी इनको इस तरफ करोगे इक्विलिब्रियम से तो अट्रैक्टिव फोर्सेस लगने लगेंगे, इक्विलिब्रियम से पास में लेके आओगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेंगे। तो एक तरीके से ऑसिलेटरी मोशन करते हैं, ठीक है। और लिक्विड्स के अंदर ये जो सेपरेशन होता है दो एटम्स के बीच में, ये रिलेटिवली लार्ज होता है, इस वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होते हैं, तो ये फ्लो कर सकते हैं। और गैस में ये सेपरेशन और भी ज्यादा बड़ा होता है, तो इस वजह से ये आराम से गैस फ्लो कर सकती है। अब सॉलिड चार तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपका आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में क्या है, सिंपली लैटाइस पॉइंट्स पे आपके चार्ज आयंस होंगे, ठीक है, ठीक है। तो लैटाइस पॉइंट्स पे पॉजिटिवली चार्ज आयन, नेगेटिवली चार्ज आयन होंगे, और इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफी हाई होगा, तो इस वजह से इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा और हार्ड होंगे और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। कोवेलेंट सॉलिड में क्या होगा, कोवेलेंट सॉलिड में क्या होगा, ये आपका एक कोवेलेंट बॉन्ड बेस पर एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाएंगे स्पेस में, जैसे डायमंड एक इसका एग्जांपल है। मेटलिक सॉलिड में क्या होगा, जो आपका पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा वो लैटिस पॉइंट पे होगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो करता रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो सॉलिड जो जिनकी प्रॉपर्टी लिक्विड और सॉलिड के बीच में लाई करती है, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्ट रेंज तक तो अच्छा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद जो दो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं चार पांच एटम के, उनके बीच में थोड़ा सा वीक बॉन्ड होता है। उस वजह से जो वीकर बॉन्ड्स होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं। जब इनको हीट दोगे तो जो जो बॉन्ड्स वीक होंगे वो जल्दी टूट जाते हैं, तो इस तरीके से मेल्ट करना शुरू कर देता है। फिर बाद में स्ट्रॉन्ग वाले बॉन्ड्स भी वीक ब्रेक करना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से कोई एमॉर्फस सॉलिड
मेल्ट होता है, जैसे कि ग्लास। ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड है। अब बात करेंगे इलास्टिसिटी की। ठीक है, इस वाली चीज को मैं फिर से समझा देता हूं। वो जो हम पोटेंशियल एनर्जी वाले कर्व की बात कर रहे थे आर के साथ, कि क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहां पे फोर्सेस जीरो होते हैं दोनों के बीच में, तो वहां पे इक्विलिब्रियम में रहते हैं। उसके ज्यादा पास दूर करोगे दोनों को तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ने लगेगी अगेन, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेगा, और अगेन आप उस पॉइंट से पास में लेके आओगे तो अगेन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी, और इस बार रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगी, तो वो दोनों ऑसिलेट करने लगते हैं अपनी मीन पॉइंट के अबाउट। अब इलास्टिसिटी में हमने देखा है कि जनरली हम क्या देखते हैं कि सॉलिड के ऊपर फोर्स लगाया तो ऐसा लगता है कि सॉलिड पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा सॉलिड में लैटिस पॉइंट पे आपके आयंस होते हैं या एटम्स होते हैं, तो जब आप उन पर फोर्स लगाते हो तो वो ऑसिलेट करना शुरू करते हैं, तो कुछ डैम्पिंग होती है और कुछ डिफॉर्मेशन होता है, कंप्लीटली वो अपनी ओरिजिनल शेप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं सॉलिड्स। तो जब अगर कंप्लीटली मेंटेन कर लेंगे, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, तो हम बोलेंगे कंप्लीटली इलास्टिक, जो कि एक हाइपोथेटिकल और परफेक्ट सिचुएशन है जो नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद अगर कंप्लीट डिफॉर्मेशन हो जाता है तो हम बोलते हैं कंप्लीटली प्लास्टिक। तो रियल लाइफ में जो सिचुएशन होती है वो दोनों के बीच में होती है। ठीक है, उसे बोलते हैं पार्शियली इलास्टिक। माइक्रोस्कोपिक रीजन ऑफ इलास्टिसिटी वही है जो मैं फिर से 2 बार पहले बता चुका हूं, पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है आर के साथ, जो अगेन ऐसे जाता है, फिर से बनाएंगे। यही रीजन है, एक इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे दो एटम के बीच में फोर्स जीरो होता है। ठीक है, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी घटती रहती है, दोनों को पास में लेके आओगे वहां पे जीरो हो जाती है, मिनिमम हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद फिर बढ़ने लगती है, यहाँ पे फोर्स जीरो होता है, इस तरफ अट्रैक्टिव फोर्स होता है, इस तरफ रिपल्सिव फोर्स होता है। अब स्ट्रेस क्या होता है, मान लो इस तरीके से फोर्स लग रहे हैं, दो एक सॉलिड रॉड के ऊपर फोर्स लग रहे हैं। अब देखने से तो ये स्टेशनरी है, क्योंकि इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स लग रहा है, तो ये ऐसा लगेगा कि नेट फोर्स जीरो है, कोई इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि स्ट्रेस लग रहा है तो कुछ इलोंगेशन होगा। ठीक है, तो अगर इसके अंदर एक इस तरीके से एरिया लेते हो और ऐसे फोर्स लग रहा है F टेंजेंशियल, एक आपका ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, तो जो लॉन्गिट्यूडनल जो होता है फोर्स, उसकी वजह से जो स्ट्रेस होता है उसे बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, और जो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस होता है उसे बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब इसमें स्ट्रेस में भी दो तरीके के हो सकते हैं। अगर फोर्सेस इस तरीके से दोनों इधर उधर लग रहे हैं, इधर और इधर लग रहे हैं, तो ये हो गया आपका टेंसाइल, और दोनों अगर कंप्रेस कर रहे हैं, इस तरफ लग रहे हैं, तो बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस।
अब इसके बाद आता है वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस में क्या है, अगर किसी बॉडी को किसी लिक्विड में या किसी फ्लूइड में आपने सबमर्ज कराया तो इस तरीके से फोर्स लगना इस पे शुरू करेगा। तो वॉल्यूम स्ट्रेस आपका क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसे प्रेशर भी कहते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेस आपका प्रेशर के बराबर होता है। फिर आती है स्ट्रेन की बात। अब हर टाइप के स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन भी एसोसिएटेड होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, अभी आपने देखा कि जब आप रॉड को दोनों तरफ से पुल कर रहे हो, इधर से भी एफ और एफ, ठीक है, तो हमने देख लिया कि टेंजेंशियल जो नॉर्मल जो स्ट्रेस लग रहा है वो क्या लग रहा है, एफ बाई ए। तो अब क्योंकि करोगे तो इलांगेशन होगा, थोड़ी सी लेंथ बढ़ेगी, तो जो लेंथ बढ़ेगी डेल्टा एल बाई एल, ये स्ट्रेंथ होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी होगा। शियरिंग स्ट्रेन कब होगा, मान लो इस तरीके से एक बॉडी है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है ऐसे, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, तो ये एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, ये फोर्स इसको बैलेंस आउट कर रहा है, ये फोर्स इसको बैलेंस आउट कर रहा है, इसका टॉर्क इधर घुमा 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 रहा है, तो दो टॉर्क आपके क्लॉकवाइज ले जा रहे हैं, दो एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहे हैं, तो बैलेंस आउट हो रहा है टॉर्क भी। तो ये कोई ना लीनियर मोशन करेगा ना रोटेशनल मोशन करेगा, लेकिन क्योंकि टेंजेंशियल फोर्सेस लग रहे हैं तो टेंजेंशियल स्ट्रेस लगेगा। तो अगर इसको हम सुपर इंपोज करेंगे तो ये इस तरीके से कुछ पैरेललोग्राम हो जाएगा इनिशियल बॉडी के मुकाबले, इस तरीके से। तो टेंजेंशियल स्ट्रेन को क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये वाला जो इलांगेशन हुआ है डेल्टा एक्स बाई ये वाली लेंथ, जो भी ये एच है, ये हो जाएगा आपका स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेन या शियरिंग स्ट्रेन जिसे बोलते हैं, या शियर बोलते हैं। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है कि बहुत ही कम छोटे इलांगेशन के लिए जो आपका स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। ये आपका हुक्स लॉ है।
अब आते हैं कुछ और मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? शियरिंग स्ट्रेस बाई शियरिंग स्ट्रेन, ये होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? अब इसमें क्या है, जब आपका प्रेशर लग रहा होता है किसी भी सॉलिड के ऊपर फ्लूइड में, तो वॉल्यूम क्या है, घटेगा। डेल्टा भी नेगेटिव होगा, तो ओवरऑल बी को पॉजिटिव बनाने के लिए आप यहाँ पे माइनस साइन लगा देते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा भी घटा रहा है, फाइनल वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम से कम हो रहा है, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पे माइनस साइन लगाया जाता है। और कंप्रेसिबिलिटी होती है K इज इक्वल्स टू 1/b। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं dp/dv v into dp/dv, ठीक है। K को लिख सकते हैं माइनस dv/dp v। एक और कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। अब आपकी एक रॉड थी, ठीक है, इस रॉड को जब आप खींच रहे थे फोर्स लगा के, ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पे लगेगा। जब आप इसको ऐसे खींच रहे हो तो क्या है, डायमीटर घटेगा, लेंथ बढ़ेगी। जब आप इसको खींचोगे तो छोटा भी तो होगा, जब आप इसको खींचोगे तो ये छोटा होगा, तो डायमीटर घटेगा, तो माइनस डी, क्योंकि डायमीटर घट रहा है तो यहाँ पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा इसको ओवरऑल पॉजिटिव बनाने के लिए पॉइजन्स रेशियो को। तो ये होता है पॉइजन्स रेशियो, डेल्टा डेल्टा डी/डी अपॉन डेल्टा एल/एल। अब स्टील के लिए जब हम कर्व बनाते हैं, रिलेशन बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो इनिशियली तो यहाँ पे तो यंग मॉड्यूलस वाला जहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, ये एरिया रहेगा ए तक, यहाँ तक कंप्लीटली इलास्टिक है बॉडी। इसके बाद थोड़ा सा और इलोंगेट करोगे तो ये बी का एरिया आ जाएगा, यहाँ तक भी बॉडी अपनी इनिशियल शेप हासिल कर सकती है, यहां तक भी एक पॉइंट आ जाता है। इसके बाद यहां से प्लास्टिक प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देगी, लेकिन फिर भी अगर यहां से एक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो ये इसके पैरेलल ही आएगी। इसके आगे अगर आप इसको और खींचना शुरू करते हो फोर्स लगा के, तो ये यहाँ पे कहीं पे ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो ये इसका, इस पॉइंट डी को बोलते हैं हम फ्रैक्चर पॉइंट। ये बी जो होता है ये इलास्टिक लिमिट होती है, ये बी जो होता है आपका फ्रैक्चर पॉइंट हो जाता है, यहाँ पे आपका स्टील टूट जाएगा, यहाँ तक खींच के ले गए तो यहाँ तक फिर भी वापस आ सकता है आपका इनिशियल शेप में। बी के बाद आप खींचना शुरू करोगे तो प्लास्टिक प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देगा, यानी अब वो अपनी इनिशियल शेप हासिल नहीं कर पाएगा। ए तक क्या है, कंप्लीटली अपना हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा है, बी के बाद डी तक की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो हम बोलते हैं कि डक्टाइल है, ठीक है, यानी बहुत देर तक स्टील का खिंच गया, बहुत देर तक खिंच गया, तो हम बोलेंगे डक्टाइल है। अगर बहुत जल्दी टूट जाता है, बी के बाद डी बहुत जल्दी आ जाता है, तो हम बोलते हैं ब्रिटल है। फिर ऐसे ही हम रबर का देखते हैं। रबर में तो कहीं पे भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ही नहीं है, इस तरीके से होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व।
तो अगर 8 टाइम तक भी स्ट्रेच कर दोगे, अपने इनिशियल लेंथ के 8 टाइम्स तक भी स्ट्रेच कर देते हैं तो भी वो अपनी इनिशियल फॉर्म को गेन कर लेता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जिस पाथ से वो गया था, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व इनिशियली था उसके रिलेटिवली दूसरे पाथ से लौट के आता है, यानी कि कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सेम पाथ ट्रेस नहीं करता, लौटते वक्त स्ट्रेस रिलेटिवली दूसरे पाथ को ट्रेस करता है। तो यहां से पता पड़ता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है आपकी रबर के अंदर, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे बोलते हैं इलास्टिक हिस्टैरिसीस। तो वर्क डन आपका कम है जब आप वापस अपना शेप रीगेन कर रहे हो, उसके मुकाबले जब आप उसको इलोंगेट कर रहे हो। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है उसे बोलते हैं इलास्टिक हिस्टैरिसीस। अब देखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेन्ड बॉडी। अब मान लो इस तरीके से, यहां से कोई बॉडी इस तरीके से है, कोई वायर है, इस पर फोर्स F लगाया आपने, तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होगा, F/A अपॉन x/L लिख लो। F लिख लोगे आप yx/L A। ठीक है, अब थोड़ा सा इलोंगेट और करोगे तो dw को क्या लिख सकते हो, yx/A/L dx। 0 से L का इलोंगेशन हो रहा है तो आ जाएगा हाफ ऑफ y/A L²/L। तो इसको एक और तरीका है लिखने का, वॉल्यूम क्या हो जाएगा A इंटू L। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। या एक और तरीके से लिख सकते हो, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू एक्सटेंशन L। एक ये